डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी की। तो ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है? इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम। इसको हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग मेथड से क्रिएट करते हैं और इनको हम मेजरमेंट करते हैं नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स, जिसको हम लिखते हैं बीपी। जो साइज़ होता है जीनोम्स का वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। डिफरेंसेस होता है, जैसा कि आपको पता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन्स में। जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स सेल्स होती हैं उनमें जीन्स कंटिन्यूअस होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या देखते हो आप? कोडिंग रीजन, जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, उनका सेपरेशन नॉन कोडिंग रीजन्स या इंट्रॉन से होता है। इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन होता है जीन लाइब्रेरीज़ का यूकैरियोटिक सेल्स में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। क्या इंपॉर्टेंस है जीनोमिक लाइब्रेरी का? इससे हम एक्सप्लोर करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोम और हम उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता करते हैं। उससे हम क्रिएट करते हैं एक जीनोमिक मैप, जिससे हम लोकेशन जो स्पेसिफिक जीन्स की होती है उसका पता करते हैं। इसको हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए, जैसे कि म्यूटेशंस। ये यूज़फुल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक तरह का फर्स्ट स्टेप है किसी भी डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए। क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं जब हम इस जीनोमिक लाइब्रेरी को निर्मित करते हैं? कि हमें आइसोलेशन करना होता है डीएनए का कोशिकाओं से, हमें डाइजेशन कराना होता है उनको डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, फिर हमें उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है सूटेबल वेक्टर्स में, या फिर हमें इंसर्शन कराना होता है बैक्टीरिया में, फिर हमें डीएनए का आइसोलेशन करना होता है और कलेक्शन करना होता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी को। अब आपके पास, जैसा हम इस डायग्राम से राइट साइड में देख सकते हैं, कि क्रोमोसोमल डीएनए है। फिर उसको हम डाइजेशन करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट साइज़ में वो क्रोमोसोमल डीएनए को कट करेंगे, तो उस क्रोमोसोमल डीएनए के क्या बन जाएंगे? जीन फ्रेगमेंट्स। फिर हम उसको वेक्टर के माध्यम से, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम उसको क्लोनिंग कराएंगे, जिससे कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर हम उसको इकोलाई में मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इकोलाई सेल, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसमें वो आपको प्राप्त होती है। तो अलग अलग तरह के कौन कौन से हम वेक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में। तो ये जो एक टेबल है ये डिपिक्ट करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ डीएनए, जिसको हम क्लोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वेक्टर्स में, जैसे कि प्लास्मिड्स हैं, फेज लैम्डा है, कॉस्मिड है, P1 फेज है, बैक है, यैक है। प्लास्मिड में क्लोज डीएनए किलो बेस पेयर्स 20 तक हो सकता है, लैम्डा फेज में 25, कॉस्मिड में 45 किलो बेस पेयर्स, P1 फेज में 100 तक हो सकता है, बैक में 100 तक हो सकता है। और जो यैक होते हैं, जिनको हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं, उनमें 1000 क्लोन डीएनए किलो बेस पेयर्स आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कैसे हम करवाते हैं, कैसे आइसोलेशन होगा, कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनका डाइजेशन होगा? तो आपकी जो सेल्स हैं वहाँ से आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर द सेल्स। फिर आपने उसको आइसोलेशन कराया। आइसोलेशन के बाद में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसका डाइजेशन करेगा। तो ये जो जीनोमिक डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके छोटे छोटे क्या करेगा? फ्रेगमेंट्स बनाएगा, क्लीव डीएनए बनाएगा। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग अलग लेंथ्स देंगे। ये जो एक्टिविटी हो सकती है, इससे स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं और ब्लंट एंड्स भी हो सकते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो दो तरह के आपको एंड्स देगा, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स को हम EcoR1 कहते हैं और ब्लंट एंड्स को हम SMA। फॉर एग्जांपल, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम SMA1 ब्लंट एंड जनरेट करता है, EcoR1 स्टिकी एंड जनरेट करता है। तो EcoR1 जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेगा सीक्वेंस 5वें सिरे से 3रे सिरे तक। जो फ्रेगमेंट्स रिकॉग्नाइज़ करेगा वो GAATTC है, जिससे कि फ्रेगमेंट्स इन साइज़ के आपके, डिफरेंट साइज़ के आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब कैसे लाइगेशन मतलब ज्वाइनिंग होगा, कैसे इंसर्शन इन द वेक्टर होगा, तो आप देख सकते हो कि देयर आर 2 वेज फॉर लाइगेशन ऑफ स्टिकी एंड्स। कन्वर्शन होता है स्टिकिंग एंड्स का इनटू ब्लंट एंड्स। लाइगेशन जो है, ज्वाइनिंग जो है, उसके लिए बैक्टीरियोफेज T4 को यूज़ किया जाता है, T4 डीएनए लाइगेज को यूज़ किया जाता है।
ये जो एंजाइम है ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को ओवरहैंगिंग फ्रेगमेंट्स में, जिससे कि आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है क्लीवेज साइट का। इस एंजाइम से आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है 5वें सिरे के फॉस्फेट एंड से एक स्ट्रैंड के, और 3' जो आपका हाइड्रोक्सिल जो एडजेसेंट स्ट्रैंड है उन दोनों के मध्य। एज यू नो इन अ DNA देयर इज़ अ बाइंडिंग, तो यहाँ पे बाइंडिंग जो होगी वो किसके थ्रू होगा, एंजाइम के थ्रू हो रहा है। तो एंजाइम बाइंड कर रहा है तो इसका मतलब लाइगेशन कर रहा है। और द ब्लंट एंड्स कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय डाइजेशन ऑफ ओवरहैंगिंग हैंड्स थ्रू एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इस तरह से हम लाइगेशन और इंसर्शन करते हैं वेक्टर में। अब स्टिकी एंड्स डायरेक्टली इनटू वेक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, हम हमारे जो भी रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स हैं उनका सेपरेशन हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। फिर हम डाइजेशन कराएंगे वेक्टर का उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। DNA फ्रेगमेंट्स को हम इंसर्ट करेंगे सूटेबल वेक्टर में, और जो फ्रेगमेंट है वो डिफरेंट है, उसके एक यूनिक DNA सीक्वेंस है। DNA लाइगेज से हम लाइगेशन करेंगे DNA फ्रेगमेंट्स का, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट होगा। इस प्रोसीजर से 25 किलो बेस पे DNA फ्रेगमेंट्स को आप इंसर्ट करा सकते हो वेक्टर्स में। फिर हम इंसर्शन रेप्लिकेशन कराते हैं उसके बैक्टीरिया में, जैसे कि इकोलाई में कराएंगे। उसके लिए हम उसकी कल्चरिंग करते हैं, फिर उसका रेप्लिकेशन होता है जीनोम का अलॉन्ग विद द वेक्टर जीनोम, जैसे कि क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ओरिजिनल जीनोम के। इस कलेक्शन ऑफ क्लोन्स से आपकी जो सीक्वेंसेस हैं जो कि ओरिजिनल सोर्स में हैं वो आपको एक निर्मित हो जाती है एक जीनोमिक लाइब्रेरी। फिर आप मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्शन कर सकते हो क्लोन्स का। इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेशन हो सकता है या होस्ट सेल रेप्लिकेशन इसमें हो सकता है। तो इन ए नटशेल अगर हम पूरा देखें तो जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, आपके पास सेल्स हैं, वहाँ से आप आइसोलेट कराते हो DNA को, उसका डाइजेशन कराते हो एंजाइम से, फिर उनका लाइगेशन होता है DNA लाइगेज से, फिर आपका इंसर्शन होता है बैक्टीरियल सेल में जिससे कि एम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद में आपका एक कलेक्शन हो जाता है जीनोमिक DNA लाइब्रेरी का। कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन जीनोमिक लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है कि जीन जो है उसको हम इंटरनली कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास सिंगल रिक्वायर्ड सीक्वेंस तो नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत मे बी लार्ज है, जिस वेक्टर से आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो, एम्प्लीफाई करवाना चाहते हो, उससे बड़ा साइज़ आ जाए, तब आप कैसे करोगे। उसके लिए आप रैंडम क्लोनिंग कराते हो तो मोर देन 20 किलो बेस पेयर्स। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे हमें लाइब्रेरी तो मिल गई, अब हम इससे स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो, DNA हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो, PCR से कर सकते हो, इम्यूनोलॉजिकल एसे से कर सकते हो, या प्रोटीन फंक्शन से आप कर सकते हो। स्क्रीनिंग अगर कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन से है तो वो किस तरह से होगा। क्लोनिंग में हम प्लेट लेंगे जिसमें कि बैक्टीरियल कॉलोनीज़ कैरी करेंगी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को। फिर हम रेप्लिकेट प्लेट जनरेट करेंगे, प्रेस करेंगे फिल्टर पेपर को, उस प्लेट में सैंपल लेंगे हर कॉलोनी का। तीसरे में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हीट करेंगे फिल्टर पेपर को, डीनेचर करेंगे DNA को, वॉश करेंगे रेडियो एक्टिव प्रोब को जिससे हमें अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फिर हम लोकेट करेंगे फिल्म को ऑन ए प्लेट। एप्लीकेशंस एरियाज़ के बहुत वाइड होते हैं। जीनोम जो ऑर्गेनिज्म का है उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं, उससे ये पता कर सकते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स उस जीनोम लेवल के कौन कौन से हैं। उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स जो कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ट्रेट्स को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। उससे हम ऐसी जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं जो कि थ्रू जीनोमिक लाइब्रेरीज़, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन सेल लाइन्स में या एनिमल मॉडल्स में फॉर फर्दर रिसर्च। इससे एक हाई फिडिलिटी क्लोन जनरेट होता है जिससे कि एक्यूरेट जीनोम रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे कि कंट्रीब्यूशन होगा फॉर शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग और टू द स्टडी ऑफ कंप्लीट जीन्स इन फंक्शनल एनालिसिस। तो इन ए नटशेल हम जीनोमिक लाइब्रेरी को एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल में इस तरह से उसका उपयोग में करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे।